आज हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था कि गंधारा आर्ट और गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा था। उसके अंदर हमने देखा था कि जब बुद्धिज़्म में गौतम बुद्धा की डेथ हो गई थी तो उस वक्त क्या क्या हालात हुए कि जब चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तो उसके अंदर दो सेक्ट बन के आए, एक जो था महायान और दूसरा था हीनायान। हीनायान के अंदर जो है बुद्धिज़्म की जो यानी गौतम बुद्धा की जो आइडियलिटी थी यानी आइडल्स थे उसको बनाना शुरू हुआ और उसकी वर्शिप शुरू हुई। और हमने देखा था कि ये जो गंधारा आर्ट जो था वो इंडिया कैसे पहुंचा था। उससे पहले हमने देखा था हेलेनिस्टिक वर्ल्ड को देखा, फिर हमने हेलेनिस्टिक एज को देखा, फिर हमने ग्रेको बैक्टीरियंस को देखा, फिर इसी तरह से हमने धीरे धीरे जो है साइथियंस को देखा, कुशान्स को देखा, फिर हमने जो है पार्थियंस को देखा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो गंधारा आर्ट है वो इंडिया में किस तरह से एमर्ज हुई और किन किन राजाओं के ज़रिए ये जो है पैटर्न हुई और इसका जो गंधारा आर्ट के जो है क्या क्या फीचर्स थे और इसकी स्पेशलिटी थी किस तरह से थी और बुद्धिज़्म को प्रमोट करने में ये चीज़ किस तरह से कारआमद हुई। और आज जो हमारी क्लास है वो जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के ऊपर है। सबसे पहले ये जान ले कि जो इंडिया का जो मैप है यहाँ पर मथुरा है और ये मथुरा आज का जो हमारा यूपी है, यूपी स्टेट है, यहाँ पर मथुरा मौजूद है। और इस तरह से कहा जाए ये जो मथुरा जो हमारा स्कूल ऑफ आर्ट है ये जो है नदर इंडिया के अंदर जो है इमर्ज हुआ। अब कब हुआ? ये जो फर्स्ट सेंचुरी से जो है बनना शुरू हुआ। अब जो फर्स्ट सेंचुरी में जब बनना शुरू हुआ तो इसको जो है दो फेस में बांटा जा सकता है। एक जो है कुषाण के पीरियड में जो फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी यानी पहली से तीसरी सेंचुरी के दरमियान शुरू हुआ। फिर गुप्ता पीरियड में जो है इसे गोल्डन एज ऑफ गुप्ता भी कहा जाता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को, जो 4 से 6 सेंचुरी एडी के बीच में यानी 4 से 6 सेंचुरी में जो है ये जो अपने पीक पर था। अब इसी तरह से अगर देखा जाए जो ये सबसे पहले ये देखेंगे कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ और इसका ओरिजिन क्या है। तो मथुरा आर्ट डेवलप ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी जो मौर्य के बाद में मौर्यन एम्पायर थी तो उसके बाद में जो है ये जो हमारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा आर्ट है, ये पोस्ट मौर्यन में जो है स्टार्ट हुआ। खास करके जो है शुंगा डायनेस्टी के अंदर शुरू हुआ। अभी शुंगा डायनेस्टी क्या है और इसी तरह से जो है ये जो गुप्ता डायनेस्टी तक पहुंचा यानी शुंगा डायनेस्टी, जैसे कि हमने पिछले मैंने आपको बताया कि जो है ये जो शुंगा डायनेस्टी या तो कुषाण के पीरियड में स्टार्ट हुआ जो पहले से जो है फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी में शुरू हुआ। फिर गुप्ता डायनेस्टी के अंदर जो है 4 to 6 सेंचुरी में ये अपने पीक पर था। इसी तरह से हम आगे देखें तो जो सबसे पहले ये जान लें, ये आगे बढ़ने से पहले यानी इसको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को जानने से पहले हमें जो है सबसे पहले प्री मौर्यन पीरियड, फिर जो है पोस्ट मौर्यन पीरियड, फिर ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड यानी मौर्यन पीरियड के जब मौर्य पीरियड जब हुकूमत कर रही थी उस वक्त के हालात को और उस वक्त के जो है वर्ल्ड मैप को देखना ज़रूरी है कि किस तरह से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है एमर्ज हुआ, उसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम देखें कि जो प्री मौर्य जो एज है, प्री मौर्य पीरियड है, तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पास जो है एक बहुत बड़ी एम्पायर थी जिसे जो हम लोग अकेमेनिड या तो पर्शियन एम्पायर कहा जाता है। पर्शियन एम्पायर के बाद में ये जो थी पर्शियन एम्पायर है जो प्री मौर्य के एज में पीरियड में शुरू हुआ यानी पर्शिया की एम्पायर थी। फिर उसी के साथ साथ जो है पर्शिया के एम्पायर को ख़त्म करने वाला कौन था? अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर द ग्रेट था। उसने जो है जो पर्शिया की जितनी भी एम्पायर थी उसे 3 जंगों में यानी 3 जो जंग हुई डेरियस 3 के साथ जो जंग हुई उन वार्स के अंदर जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उसके पूरे इलाके को कब्ज़ा कर लिया। ये जो पिंकिश कलर में जो एरिया है जिसे मैंने मार्कआउट किया है ये पूरा जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट का इलाका है जिसने उसने कब्ज़ा किया और उसके इलाके को ही हेलेनिस्टिक वर्ल्ड कहा जाता है। फिर इसी तरह से अगर हम ड्यूरिंग मौर्य यानी जब मौर्य जो एम्पायर हुकूमत में आई, जो उसका जो पीरियड शुरू हुआ उस वक्त देखें तो ये पूरा जितना भी इंडिया है सिवाय नॉर्थ इंडिया छोड़ के जहाँ पर साउथ इंडिया छोड़ के जहाँ पर चेरा, फिर जो है पांड्या और जो है चोला डायनास्टीज ने यहाँ पर हुकूमत की। साउथ इंडिया के अंदर जो हम संगम एज पढ़ते हैं, अगली क्लासेस में आपको बताऊंगा संगम एज क्या है, तो उसके अंदर हम देखेंगे चेरा, चोला और पांड्या के बारे में देखेंगे। और इन तीनों स्टेट्स को छोड़कर, इन तीनों डायनेस्टीज़ को छोड़कर जितना भी जो येलोइश कलर में जो एरिया है वो मौर्यन एम्पायर का एरिया था।
और उसके साथ साथ जो हुकूमत करने वाली जो और एक नॉर्थ वेस्टर्न में यानी जो फॉरेन डायनास्टी थी, फॉरेन एम्पायर थी, वह सेलूसिड एम्पायर था। अब सेलूसिड एम्पायर क्या है, ये चेरा चोला के बारे में तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सेलूसिड एम्पायर के बारे में आपको जानना। तो सेलूसिड एम्पायर, ये जो सेलूसिड एम्पायर है, जैसे कि आपने देखा कि 323 में, हाँ 323 के अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट का जब डेथ हो गई, यानी जब वो एक्सपायर हो गया, जब वो शहीद हो गया, तो उसकी जो हुकूमत थी, यानी जो हेलेनिस्टिक वर्ल्ड था, उसका जो है कोई क्लियर एक हायर नहीं था, उसका कोई जो है एक जाननशीन नहीं था, जिसकी वजह से जो उसके जो जनरल्स थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के यानी सिकंदर आज़म के जो जनरल्स थे, उनके बीच में जंग होना शुरू हो गई। और हर जनरल जो है अपने अपने साथ वालों के साथ जो है अपने दूसरे जनरल के साथ अलेक्जेंडर के इलाके को कब्ज़ा करने के लिए लड़ाई करता था। अब जो जनरल्स थे उनको ग्रीक वर्ड में डैडोची कहा जाता है, उनको जो कहा जाता है डैडोची कहा जाता है। तो ये जो जनरल्स थे इनको ग्रीक वर्ड में जो है डैडोची कहा जाता है, और डैडोची का मतलब होता है सक्सेसर्स। ग्रीक वर्ड में डैडोजी का मतलब होता है सक्सेसर्स। अब इन सक्सेसर्स में यानी इन डैडोजीज के अंदर जो है तीन जो है सक्सेसर थे, यानी जनरल्स थे। उसमें था सबसे जो अव्वल नंबर पर था वो था सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर, जिसने जो है सेल्यूसिड एम्पायर को जो है इस्टेब्लिश किया, जिसने जो है जो हमने पीछे देखा पूरे जो है एशिया के ऊपर उसने जो है कब्ज़ा कर रखा था। ये जितना भी आप जो है ब्लूइश कलर में देख रहे हैं ये पूरा जो है सेल्यूसिड एम्पायर है। फिर जो है टॉलेमी नाम का एक जो है जनरल था जिसने इजिप्ट पर कब्ज़ा किया। फिर जो है एंटीगोनस नाम का और एक जो है जनरल था जिसने एशिया पर कब्ज़ा किया। अब जो ये डैदोजी लड़ते थे, यानी जो ग्रीक के जो है जनरल्स लड़ते थे, वो जो है अलेक्जेंडर के एम्पायर को छोटे छोटे किंगडम्स में जो है इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, बांट लिया। तो इसके बाद में जो बची कुची जो एशिया में जो हुकूमत बनी वो जो है सेल्यूडिस एम्पायर की बनी, जिसका जो जनरल था वो सेल्यूकस था। अब सेल्यूकस जो है वही आदमी है जिसने जो है मौर्यन एम्पायर के यानी मौर्यन का फर्स्ट जो किंग था, मौर्य का जो फर्स्ट किंग था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके साथ जो है उसने जो है जंग की और चंद्रगुप्त मौर्य से उसने जंग हारी भी। फिर उसके बदले में जो है हम जो है मेगास्थनीस को देखते हैं। मेरी अपनी पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ा है कि मेगास्थनीस के बारे में पढ़ाया है। फिर जो है सेल्यूकस निकेटर के बारे में मैंने बताया है, आप उस पिछले वीडियोस को देखकर जा सकते हैं, देख सकते हैं। फिर इस तरह से जो है ये जो सेल्यूकस निकेटर का जो था यानी सेल्यूसिड एम्पायर जो था वो 312 BC से लेकर 312 BC से लेकर 63 BC तक जो है इसकी हुकूमत चलती है। जैसे ही मौर्यन एम्पायर जो है ख़त्म हो गई तो वहाँ से शुरू होता है पोस्ट मौर्यन एम्पायर। अब पोस्ट मौर्यन एम्पायर के अंदर सबसे पहले जो आते हैं शुंगा आते हैं। मैं शुंगा को अगली क्लासेस में इन डिटेल पढ़ाऊँगा कि शुंगा डायनास्टी किस तरह से जो है उरूज पाई, किस तरह से जो है एमर्ज हुई। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 185 से यानी 185 BCE में जैसे ही मौर्यन एम्पायर का जो है ख़त्म हो गई तो वहाँ से लेकर 73 BCE तक यानी 185 से 73 BCE तक शुंगा डायनेस्टी ने हुकूमत की। अब शुंगा डायनेस्टी मौर्य के ख़त्म होते ही किस तरह से आई, तो शुंगा डायनेस्टी की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट बादशाह था यानी जो लास्ट उसका हुक्मरान था, जिसका नाम जो है बृहद्रथा था, उसका नाम बृहद्रथा मौर्य था। तो उसका एक जनरल था जिसका नाम पुष्यमित्र शुंगा था। बृहद्रथा के जनरल का नाम तो जो था पुष्यमित्र शुंगा था। पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथा मौर्य को जो है जान से मार दिया, उसका जो है खून कर दिया। फिर जो है अपने नाम से यानी जिसका नाम पुष्यमित्र शुंगा था उसने अपने नाम से यानी शुंगा के नाम से अपनी डायनास्टी बनाई। जो डायनास्टी उसने जो बनाई 185 BC से स्टार्ट होकर 73 BC तक जो है इसने हुकूमत किया। फिर इसके बाद पोस्ट मौर्यन एम्पायर में जो है शुंगा डायनास्टी के बाद में जो डायनास्टीज आती हैं वो जो है उस इलाके में कान्वा डायनास्टी आती है। यानी जो है कान्वा डायनास्टी ने शुंगा डायनास्टी के जितने भी वीक रूलर्स थे उन रूलर्स को ख़त्म करके कान्वा डायनास्टी जो है पावर में आती है। फिर जो है साउथ के अंदर देखें या तो मिडिल इंडिया के अंदर देखें तो सातवाहना जो है एक एम्पायर जो है इस्टेब्लिश होती है।
फिर इसी तरह से जो है रूल शुरू होता है बैक्टीरियंस का, जो इंडो ग्रीक बैक्टीरियंस है, जहाँ पर मैं आपको ये लाइन आउट करके दिखा रहा हूँ जो बैक्टीरिया है। अच्छा, तो बैक्टीरिया का जो आज का जो मॉडर्न नाम है वो बल्क है। इसका जो मॉडर्न नाम है, आज भी बैक्टीरिया मौजूद है जिसका मॉडर्न नाम बल्क है। जैसे ही इसके बाद में जो रूल करना शुरू करते हैं वो बैक्टीरियंस आते हैं, इंडो बैक्टीरियंस आते हैं। फिर इंडो बैक्टीरियंस के बाद जो लेटर फॉरेन डायनेस्टीज आती हैं, जिसके अंदर साइथियंस है, जिसे हम जो है शकास कहते हैं, ये जो शकास का एरिया है। फिर इंडो पार्थियंस का इलाका है। फिर जो है कुशान एम्पायर आती है। तो जो तरतीबवार इन तमाम डायनास्टीज़ ने जो है पोस्ट मॉडर्न में हुकूमत करना शुरू किया। फिर जो है 4 to 6 BC के अंदर, यानी फोर्थ सेंचुरी के अंदर जो है एक बहुत बड़ी एम्पायर आती है जिसका नाम गुप्ता एम्पायर है। गुप्ता एम्पायर ने जो जितने भी छोटे छोटे एम्पायर्स थे उनको ख़त्म करते हुए एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाते हैं। और यही वो दौर है जहाँ पर जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को जो है एक पहचान मिलती है, जिसे जो अपने इसके पीरियड के अंदर जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अपने पीक पर होता है। अच्छा, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जो मथुरा आर्ट है, उसके मेन सेंटर्स कौन थे, मेजर सेंटर्स कौन से थे? तो सबसे पहला जो मथुरा ही उसका जो है मेन सेंटर था, जिसे मेन आर्ट प्रोडक्शन साइट कहा जाता है। फिर जो है सारनाथ और कौशाम्बी जो है ये लेटर आर्ट प्रोडक्शन साइट कहलाते हैं। यानी जिस तरह से जो है मथुरा का एक वर्चस्व कम होने लगा, उस वक्त जो है सारनाथ और कौशाम्बी जो है अपने इन इलाकों में जो है मथुरा आर्ट को जो है एक पहचान मिली। अब इसके थीम क्या थे, मथुरा आर्ट के थीम क्या था? तो सबसे पहले जो इसका थीम है, ये जो एसोसिएटेड है बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से, फिर हिंदुज़्म से। इस तरह से आगे देखें तो जो इंस्पायरेशन कहाँ से मिला, ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसे इंस्पायरेशन कहाँ से मिला, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से जो है हमारी असल क्लास शुरू होने वाली है। तो आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किस तरह से एमर्ज हुआ। तो ये जो सबसे पहले जो एमर्ज हुआ, जो इंस्पायरेशन मिला मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को, वहाँ के आर्टिस्ट को, ये जो है यक्षा और यक्षनीज़ की इमेजेस से जो है इन्हें जो है एक इंस्पिरेशन मिला। अभी यक्षा और यक्षनी क्या है? ये जो यक्षा यक्षनी और ख़ास करके जो है मौर्यन पीरियड के अंदर जो है दीदारगंज नाम का जो एक इलाका है, वहाँ पर जो है ये जो मूर्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये जो है यक्षिनी की मूर्तियाँ हैं। ये जो मूर्तियाँ हैं यक्षिनी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ से जो है ये जो मूर्तियाँ हैं, आज का जो यूपी का इलाका है, जहाँ पर यूपी स्टेट में दीदारगंज नाम का एक इलाका है, वहाँ पर जो है ये मूर्ति बनाई गई थी, एक स्कल्पचर बनाया गया था। यहाँ से इंस्पायरेशन होकर मथुरा के आर्टिस्ट ने जो है ये जो हमारा इस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, यहाँ से मूर्तियाँ बनाना शुरू की। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो यक्ष और यक्षिनीज़ क्या चीज़ है? तो यक्ष और यक्षिनीज़ जो हैं, एक जो है ये मेल नेचर स्पिरिट्स हैं। इस आप इस तरह से समझ लें, ये जो है मेल है, यक्षा जो कहलाता है वो मेल है, फिर यक्षिनीज़ जो है एक फीमेल है। आप तस्वीर में भी यानी स्कल्पचर में देख सकते हैं कि जो यक्षा है यानी जो मेल है, ये जो नेचर स्पिरिट है, अब ये किससे एसोसिएटेड है? ये जो है वेल्थ से, यानी जो माल और दौलत है उससे, फिर जो है दरख्तों से यानी जंगलात से, फिर जो है वाटर सोर्सेज से, यहाँ यानी जो जहाँ पर जो है माल पाया जाता है, जहाँ पर जो है वेल्थ पाया जाता है, फिर जहाँ पर जंगल पाया जाता है, फिर जो है वाटर रिसोर्सेज जहाँ पर होते हैं उससे एसोसिएटेड होता है। और ये माना जाता है कि ये जो गार्जियंस है किसके? ट्रेजर्स के, और जो है नेचुरल प्लेसेस के जो है गार्जियंस माना जाता है। अब आप जो है उर्दू हिंदी में कुछ इस तरह से समझ लें कि जो यक्षा जो है जिन को कहा जाता है, और यक्षिनी जिन्नात को, यानी जो लेडी जिन होती है, फीमेल जिन होती है, उसको यक्षिनी कहा जाता है। अब यक्षिनी क्या है? यक्षिनी क्या है? एक जो है ये फीमेल काउंटर पार्ट है यक्षास की, यानी जिन्नात नहीं, या तो जिन, लेडी जिन, औरत जिन, आप जो भी कह लें वो वाली। और इसे जो है ये इसलिए जानी जाती है, ये ब्यूटी और फर्टिलिटी से, यानी खूबसूरती और जो है फर्टिलिटी से जानी जाती है। और इसका कनेक्शन भी किससे है? नेचर से है। इस तरह से आगे देखें तो जो यक्ष और यक्षिनीज़ है, ये एंशियंट इंडिया से जो है इसकी वर्शिप की जाती थी, यानी इबादत की जाती थी। यानी प्री बुद्धिस्ट पीरियड जो था, प्री बुद्धिस्ट पीरियड से जो है यक्षा और यक्षिनीज़ की जो है इबादत की जाती थी। और ये जो यक्षा और यक्षिनी की जो मूर्तियाँ हैं, सबसे पहले मौर्यन एम्पायर के अंदर जो है इसको बनाया गया। फिर लेटर जो है ये इसके बाद में जो है धीरे धीरे ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म में जो है इसको जो है मिलाया गया, इसे जो मर्ज किया गया। यानी ये तीनों मज़ाहिब के लोग जो है यक्षा और यक्षिनी की जो है पूजा करते थे और इसको अपने मज़हब में इम्पोर्टेंट समझते थे। और यही जो चीज़ है, यक्षा और यक्षिनीज़ की जो मूर्तियाँ बनाई गई
और जिसकी पूजा करने लगे, यह बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इन इंडिया है, यानी मूर्ति पूजा की जो है ये शुरुआत है। और इसी तरह से जो है फाउंडेशन क्या है, किसका है, ये बुद्धा इमेजेस का और हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का जो है ये फाउंडेशन कहलाता है। यक्षा और यक्षिणीज की जो मूर्तियाँ हैं ये जो है फाउंडेशन है किसका, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर और बुद्धा इमेजेस का। यहीं से इंस्पायर होकर जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। एक अलग से वीडियो में मैं डिटेल में आपको जो है यक्षा और यक्षिणीज पर और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म पर इस तरह से इसका किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल में, आप उसे भी देख सकते हैं। तो अब जो आता है वो फीचर्स ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, यानी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के फीचर्स क्या क्या थे। तो हमने इससे पहले देखा कि बुद्धा के ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट शुरू होने से पहले जो बुद्धा की पूजा की जाती थी वो सिंबॉलिक हुआ करती थी, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, जिससे जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने रिप्लेस किया, यानी रिप्लेस करके यहाँ पर आइकोनोग्राफी शुरू हुई। तो इससे पहले जो चलता था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, वहाँ पर जो है बुद्धा के फुटप्रिंट्स हो गए, या तो एक व्हील होता था या फिर जो है एक बोधि ट्री हुआ करता था हर मंदिर के बाद या तो स्तूपा के बाहर जो है। और जहाँ जहाँ पर बुद्धा ने ये की थी, अपना सफ़र किया था, जहाँ पर बुद्धा ने अपने स्पीचेस दिए थे, ऐसे इलाकों पर बुद्धा की रिप्रेजेंटेशन के लिए या तो फुटप्रिंट्स हुआ करते थे, या तो व्हील हुआ करता था इस तरह का, या फिर जो है बोधि ट्री हुआ करता था। लेकिन जैसे ही मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट शुरू हुआ, यहाँ से जो है एक ये शुरू हो गया, यानी बुद्धा के जो है इस तरह के फीचर्स यानी इमेजेस बनाना शुरू हुआ। अब इसके फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर आता है वो नेटिव स्टाइल है, कि नेटिव स्टाइल का यूज़ करके जो है बुद्धा की कहो या तो दूसरे जो रिलीजन्स है यानी जैनिज़्म, हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म है, उसके जो है इमेजेस बनाने जाने लगे, यानी स्कल्पचर्स बनाने लगे। तो ये किससे मुतासिर हुए, ये यक्षा से मुतासिर हुए, यानी यक्षा से इन्फ्लुएंस होकर यक्षा जैसे, यानी जैसे पहले मैंने बताया आपको यक्षा और यक्षिणी के बारे में, जो नेचुरल स्पिरिट्स थे, तो उनकी जैसी वहाँ से जो है इन्फ्लुएंस होकर बुद्धा के इमेजेस को जो है बनाने लगे, यानी सिमिलरिटी किसकी तरह थी, यक्षास के जैसी, यक्षा और यक्षिणी की जैसा थी। जिस तरह से गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में हेलेनिस्टिक हमारा जो फीचर हुआ करता था, यानी उसके अंदर जो है अपोलो गॉड को, जो ग्रीक गॉड अपोलो था, अपोलो से जो है इस इन्फ्लुएंस होकर जिस तरह की इमेजेस बनाई गई, यानी जिस तरह के स्कल्पचर्स बनाए गए, बिल्कुल इसी तरह से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है यक्षा से मुतासिर होकर, यानी यक्षा से इन्फ्लुएंस होकर जो है ये जो है मथुरा आर्ट बनाया जाने लगा। अब दूसरा जो है नेचुरलिस्टिक स्टाइल था, यानी जो इसके अंदर बहुत ही नेचुरल चीज़ें थी। जिस तरह से गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर बहुत सारे जो है अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों पर जो है ध्यान दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर उस तरह से भी होता था, लेकिन ज़्यादातर जो है नेचुरल चीज़ें ऐसी लगती थी जो यहाँ पर जो है एक लोकल अगर हम देखें तो उस तरह के जो है एक इमेज जो है या तो स्कल्पचर बनाया जाता था। अब तीसरा जो है फीचर्स के अंदर इमेजेस ऑफ वैष्णविज़्म एंड शैविज़्म था, यानी आगे हम क्लासेस में देखेंगे कि वैष्णविज़्म धर्म क्या था और शैविज़्म क्या था, शैविज़्म क्या था। तो थोड़े अगर देखते चलें तो वैष्णवा जो होता है जिसमें विष्णु गॉड को माना जाता है, जो भगवान विष्णु है उनको मानने वालों को या तो उस मज़हब को फॉलो करने वालों को वैष्णवा कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता था कि विष्णु के जो जितने भी वेरियस जो फॉर्म्स है, यानी अलग अलग जो फॉर्म्स में जो है विष्णु को बताया गया, जिसे दशावतार कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है बहुत सारे अलग अलग जो है जानवरों की कहो या तो इस तरह की जो है अलग अलग डेटीज़ की जो है स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। ये तो तमाम जो है विष्णु को जो है ये करते हैं, ये विष्णु की जो वेरियस फॉर्म्स हैं, और ये भी जो है एक विष्णु का अलग सा फॉर्म है। और इसी तरह से जो है शैविज़्म में हम देखें, तो शैवा में जो जहाँ पर शिवा की पूजा की जाती है, वहाँ पर ख़ास करके एक जो होता था लिंगा, ये जो हमने बहुत सारे मंदिरों में देखा है, लिंगा होता है जिस पर दूध बहाकर जो है इसकी पूजा की जाती है। और बहुत सारे इलाकों में मुखलिंगा होता है, सॉरी ये महालिंगा नहीं, ये मुखलिंगा है, मुखलिंगा जिसे कहा जाता है। मुखलिंगा मतलब ये जो लिंगा होता है, लिंगा के ऊपर जो है इस तरह के जो है इमेजेस बनाई जाती थी। बहुत सारे इमेजेस हैं, आपको हज़ारों इमेजेस अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों इमेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है मथुरा आर्ट के अंदर शैविज़्म और वैष्णविज़्म के अंदर तो ये हमने देखा, और शैविज़्म में लिंगास और महालिंगास की तस्वीरें बनाई जाती थी। और इसी तरह से नंबर 4 का जो फीचर है वो फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन था। और फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से था, ये जो है एनर्जेटिक और फ्लैशियर था,
आप देख सकते हैं। और इसको जो है ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को है, इसमें इसे जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेंचुरी के अंदर इसे डिवाइड किया जाता है। ये जो फर्स्ट और सेकेंड जो सेंचुरीज़ का जो है, इसके अंदर जो है एक यक्षा और यक्षिणी, फर्स्ट में जो है यक्षा और यक्षिणी से मुतासिर होकर उस तरह के सिमिलैरिटी के बनाए जाते थे। फिर जो है दूसरे नंबर पर जो दूसरी जो सेंचुरी आती है, उसके अंदर जो है थोड़ा सा फ्लैशर बनाने जाने लगा। फिर जो तीसरी सेंचुरी जो थी, तीसरी और चौथी सेंचुरी, ये जब गुप्ता पीरियड शुरू हुआ, तो गुप्ता पीरियड के अंदर जो है बहुत सारी जो है अलग अलग तरह की इमेजेस बनाई जाने लगी। बहुत जो है बहुत ही फ्लैशर थी, जो देखने में जो है लोगों को एक शर्म जैसी आती थी। इस तरह की तस्वीर भी बनाई जाने लगी। ये जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन था, उससे एक छोटी सी मिसाल है जो गुप्ता एम्पायर के अंदर इस तरह के बनाए जाते थे। और गुप्ता एम्पायर को जो है इसमें गुप्ता एम्पायर के टाइम में, यानी उसके दौर में जो है ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अपने पीक पर था। और इस तरह से जो है फेशियल एक्सप्रेशंस देखें, जिस तरह से जिस तरह गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो फेशियल एक्सप्रेशंस था, बिल्कुल इसी तरह से जो है मथुरा आर्ट में भी यहाँ पर जो है फेशियल एक्सप्रेशंस थे। वो क्यों थे? वो इसलिए कि इसे जो पैट्रोनाइज, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को जो पैट्रोनाइज जिसने किया था, वो भी कनिष्का था। और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को जिसने पैट्रोनाइज किया था, वो भी कनिष्का था। और दोनों में सिमिलैरिटी इसलिए है कि वहाँ पर जो हेलेनिस्टिक जो ये फीचर्स थे, उसके अंदर भी इसी तरह की जो है बहुत सारे फीचर्स हैं। और यहाँ पर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर भी गंधारा जैसे सिमिलैरिटी वाले बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि अगर हम ये कपड़ों का जो देखें, ड्रेपरी देखें, तो ये जो है हमें जो है गंधारा में भी दिखते हैं, यहाँ पर भी दिखता है। और ये जो ऊष्निशा है, जिसे हम चोंडा कहते हैं, यहाँ पर भी दिखता है और वहाँ पर भी दिखता है। और जो है पीछे जो हालो है, ये यहाँ पर भी है, यानी मथुरा में भी है और जो है गंधारा में भी है। और इसी तरह से जो अलग अलग मुद्राज में या तो अलग अलग आसन में जो बैठा हुआ है, वो यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। अगर सवाल ये पूछा जाए कि दोनों में क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ माइनर डिफरेंस है। आप जो है यहाँ पर जो आपको डिफरेंस लगता है, वहाँ पर जो है वही डिफरेंस है। यहाँ पर भी उष्णुषा है और यहाँ पर भी बिंदी होती है, उर्सा जिसे कहते हैं। फिर जो है हालो है, फिर जो ड्रेपरी है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमने गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाया था डिटेल में। बुद्धा के जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस थे, जितनी भी जो चीज़ें थी, वही चीज़ें आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो डिपिक्शन ऑफ इनर ब्यूटी था। ये खास करके ये चीज़ जो थी गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में नज़र नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में नज़र आती है। कि जो इनर जो ब्यूटी थी खास करके, वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में थी। यानी जो लोकल जिस तरह से पैटर्नाइज किया गया था, यानी लोकल जो स्कल्प्टर्स थे, यानी जो मूर्तियाँ बनाने वाले लोग थे, वो जो है इनर कामनेस को, यानी बुद्धा की इनर कामनेस और स्पिरिचुअल ग्रेस को जो है दर्शाया करते थे। उस पर जो है वो लोग बहुत काम किया करते थे, जिसकी वजह से हम जो है इस इमेज में देख सकते हैं। और इसी तरह से जो मटेरियल यूज़ किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और लास्ट टाइम हमने देखा था कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया था। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर जो है ग्रे जो है एक ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज़ किया गया था, जबकि यहाँ पर जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में रेड सैंडस्टोन जो है यूज़ किया गया। और कहाँ से लिया गया? इसे जो है सिकरी से लिया गया। ये सिकरी वही है जिसे हम फतेहपुर सिकरी कहते हैं, सिकरी माइन से जो है इसे लिया गया है। और आगे इस तरह से देखें तो आगे जो है फीचर्स ऑफ बुद्धा इमेजेस। इससे पहले हमने पूरे मथुरा आर्ट के जो है फीचर्स को देखा। यहाँ पर हम जो है सिर्फ और सिर्फ बुद्धा के इमेजेस के, यानी बुद्धा के जो है क्या क्या फीचर्स हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले द शोल्डर्स एंड द चेस्ट वर ब्रॉड। इसका जो शोल्डर है, ये वाला जो शोल्डर और जो इसका जो चेस्ट है, यह ब्रॉड था, यानी चौड़ा था। और दूसरी तरह से द हेड वाज शेवन एंड उष्णिशा इंडिकेटेड बाय ए टायर्ड स्पाइरल, यानी जो इसका ये बताया जा रहा है कि जो इसका सर है, बुद्धा का जो सर है, वो जो है बाल्ड था, यानी पूरा जो है इसका हलक किया गया था। फिर जो है इसके ऊपर जो उष्णिशा है, यानी उष्णिशा मतलब जिसे चोंडा कहा जाता है हमारे ज़ुबान में। आप अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट में बताएं। जो चोंडा जो होता है, जिसे उष्णिशा कहा जाता है, ये जो है इस तरह से राउंड जो है बंधा हुआ था। जिस तरह से लड़कियां अपने बालों को घुमा कर, यानी स्पायरल करके बांधती हैं, उस तरह से जो है इसे टाइड किया गया था। इसके बाद नंबर 3 पर जो इसके फीचर्स हैं कि राउंड स्माइलिंग फेस। जहाँ जितने भी हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के इमेजेस को देखेंगे, वो राउंड थे, यानी गोल शक्ल के थे। और इस तरह से सिटिंग ऑन अभय मुद्रा। और जो है खास करके बुद्धा के जितने भी इमेजेस बनाए गए हैं, मैक्सिमम इमेजेस को इसे जो है अभय मुद्रा कहते हैं, यानी इस तरह का जो बैठने का जो ये तरीका है, इसे जो है अभय मुद्रा कहा जाता है। और फिर इसी तरह से जो है प्रेजेंस ऑफ द
लायन थ्रोन, यानी नीचे जो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लायन है, यहाँ पर भी लायन है और यहाँ तक पर भी लायन है, इसे जो है लायन थ्रोन कहा जाता है। तो लायन थ्रोन पर जो है बुद्धा को बिठाया जाता था और तमाम चीज़ें इसकी, ये जो तमाम चीज़ें, ये तमाम फीचर्स हैं बुद्धा के इमेजेस के, यानी स्कल्पचर्स के। अब डिक्लाइन को देखेंगे, मथुरा का जो है मथुरा आर्ट का डिक्लाइन किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले 6th सेंचुरी सीई के अंदर हुन्स नाम की एक जो कौम थी, उन्होंने जो है गुप्ता पर अटैक किया। अबे हुन्स कौन है, हु आर द हुन्स, हुन्स कौन है, हंस, हंस कह लो या तो हुन्स कह लो, किताबों में हंस ही पढ़ा जाता है। अब देख लिया अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। द हंस वर सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब थी। सो ये भी जो हंस जो थे, इससे पहले हमने जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में 3 नोमैडिक ट्राइब्स को देखा, उसमें जो हमने साइथियंस को देखा, फिर जो है हमने पार्थियंस को देखा, फिर कुशान्स को देखा था, यानी यूजिस को देखा था हमने, तो वो भी सेंट्रल नोमैडिक ट्राइब थी। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है ये हंस भी जो है ये भी सेंट्रल नोमैडिक ट्राइब ही हैं और ये लोग वॉरियर भी थे। और ये जो है 5th और 6th सेंचुरी सीई के अंदर जो है इंडिया में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। और उस वक्त जो है 5th और 6th सेंचुरी में इंडिया पर जो हुकूमत करती थी वो जो थी वो गुप्ता एम्पायर था। वो कौन था, वो गुप्ता एम्पायर था। और इन्होंने क्या किया, हंस ने जो है गुप्ता एम्पायर को वीक करने में जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने। फिर इसी तरह से जो है 6th सेंचुरी सी में जो है जिस तरह से गुप्ता एम्पायर का फॉल हो गया, तो इस तरह से जो है मथुरा स्कूल ऑफ का डिक्लाइन भी शुरू हो गया। अब गुप्ता एम्पायर ही क्यों, वो इसलिए कि गुप्ता एम्पायर के पीरियड में ही मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अपने पीक पर था। और इसी तरह से जो न्यू सेंटर्स, जिस तरह से ये हंस के अटैक की वजह से मथुरा जो सिटी थी वो पूरा रुइन होने की वजह से, पूरा ख़त्म होने की वजह से, ये जो न्यू सेंटर जैसे कि सारनाथ और नालंदा ने जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है अपना रोल प्ले किया। ये जो जितना भी आर्ट था ये सारनाथ और नालंदा को शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से मथुरा का जो आर्ट है, यानी मथुरा जो मेन सिटी थी, वो पूरा जो डिक्लाइन होना शुरू हुई। और इसी तरह से जो है 6th सेंचुरी सीई में डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन नॉर्थ इंडिया, यानी जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है, जैसे ही हमने लास्ट क्लास में भी अपने पिछली बार मैंने आपको बताया था कि प्री मौर्य और पोस्ट मौर्य के अंदर मैंने बताया था कि पोस्ट मौर्य में जैसे ही पुष्यमित्र शुंगा ने जो मौर्य का लास्ट रूलर था उसको जैसे ही ख़त्म किया, उसे जान से मारने के बाद उन्हें जिस तरह से उसने जो है, एक सेकेंड, जैसे ही पुष्यमित्र शुंगा ने मगधा पर अटैक किया और मगधा को अपने कब्जे में कर लिया, तो उसने जो है, कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंगा को जो है प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज़्म भी कहा जाता है, यानी बुद्धिस्ट मॉन्क्स जितने भी थे उनका जो है लाखों की तादाद में उसने कत्लेआम किया था। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी उस ज़माने में, जितनी भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, उनको जला दिया, जिसकी वजह से जो है बुद्धिज़्म के जितने भी फॉलोअर्स थे, जितने भी मॉन्क्स थे, वो नॉर्थ इंडिया छोड़कर जो है तिब्बत, चाइना और जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ जो है कुछ करने लगे, वहाँ चले गए, जिसकी वजह से इंडिया में जो है बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हो गया। इंडिया में खास करके नॉर्थ इंडिया में बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ। और फिर जो है यहाँ पर, यानी गुप्ता एम्पायर में जो है जो ग्रेटर फोकस था, यानी बहुत बड़ा जो फोकस था, वो जो है टेम्पल बेस्ड इन हिंदू आर्ट पर जो है फोकस उसका शिफ्ट हो गया। बुद्धिज़्म से हटकर बुद्धिज़्म के जितने भी बुद्धा के इमेजेस थे और जितने भी चीज़ें जो बनाई जाती थी, बुद्धा की हों, बुद्धिज़्म की हों या तो जैनिज़्म की हों, तो यहाँ पर ये हंस के अटैक के बाद ये तमाम चीज़ें जो है घट कर टेम्पल बेस्ड हिंदू आर्ट पर या तो हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर पर जो है शिफ्ट हो गई। अगर आप ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है टेम्पल आर्किटेक्चर पर, जिसमें मैंने नागरा स्टाइल पर जो है वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर डिटेल में देख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि MCQs के हम देखेंगे कि अब आप लोगों ने तमाम जो चीज़ें तो पढ़ ली, लेकिन उसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम MCQs को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इज़ नॉन फॉर, तो मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल इसलिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर A ग्रीक इन्फ्लुएंस, नंबर B इंडिजिनस इंडियन स्टाइल, नंबर C पर्शियन इन्फ्लुएंस, नंबर D रोमन आर्किटेक्चर। तो इसका सही जवाब इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल है। ये मथुरा जो स्टाइल ऑफ आर्ट है हमारा, ये जो है ख़ास करके मथुरा के मुकाम पर, यानी इंडिया में जो है ये जो परवान चढ़ा, जिसकी वजह से इसे जो है इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल कहा जाता है। अब ग्रीक इन्फ्लुएंस जो है गंधारा आर्ट है, और पर्शियन इन्फ्लुएंस वाले कुछ भी इस तरह के आर्ट्स नहीं है, और रोमन आर्किटेक्चर भी इस तरह का कुछ भी जो है आर्ट नहीं है। अगला सवाल देखते हैं।
द मेन मटेरियल यूज्ड इन मथुरा स्कल्पचर्स इज़, जिस तरह से हमने देखा था कि जो मेन मटेरियल जो यूज़ किया गया था वो जो था रेड सैंडस्टोन था। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं कि रेड सैंडस्टोन जो है मथुरा आर्ट में जो है उसको मथुरा की जितने भी स्कल्पचर्स थे उसे बनाने में यूज़ किया गया। अब जो ग्रे शीस्ट है ये जो है गंधारा में यूज़ किया गया। अब मार्बल जो है अमरावती में यूज़ किया गया, हम उसे आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मथुरा स्कूल फ्लोरिस्ट मेनली ड्यूरिंग, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है किसके पीरियड में मेनली जो है फ्लोरिस्ट हुआ यानी परवान चढ़ा। तो ऑप्शन ए मौर्यन पीरियड, ऑप्शन बी गुप्ता पीरियड, ऑप्शन सी कुषाण पीरियड, ऑप्शन डी दिल्ली सुल्तानेट। जो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है कि कुषाण पीरियड में यानी जो कनिष्का जो था कनिष्का के पीरियड में मथुरा आर्ट जो है फ्लोरिस्ट हुआ। अब जो है मौर्यन पीरियड में जो है यक्षा और यक्षिनी जो है ये यहाँ से यक्षा और यक्षिनीज के इमेजेस बनाना शुरू हुआ। गुप्ता पीरियड में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है अपने पीक पर था यानी यहाँ से जो है फ्लोरिस्ट हुआ। और जो है जिसकी जो मेन जो फ्लोरिश हुआ वो कुषाण पीरियड में हुआ। इस तरह से अगला सवाल देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फीचर ऑफ मथुरा बुद्धा इमेजेस, के मथुरा का जो आर्ट है उसमें बुद्धा के इमेजेस के मेन फीचर्स क्या हैं। तो ऑप्शन ए हेवी ड्राइपरी, ऑप्शन बी थिन एंड ट्रांसपेरेंट क्लॉथिंग, ऑप्शन सी नो ह्यूमन फॉर्म, ऑप्शन डी अब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स ओनली। तो इसके अंदर हेवी ड्राइपरी नहीं थी, ड्राइपरी थी लेकिन थिन था, थिन एंड ट्रांसपेरेंट था। जो अंदर का जो जिस्म होता है जो बॉडी थी वो उसमें जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में दिखाई देती थी बुद्धा के फीचर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन, के मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ डेवलप हुआ। तो ऑप्शन ए साउथ इंडिया, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश रीजन, ऑप्शन डी डेक्कन प्लेटो। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा मथुरा जो सिटी है वो आज के उत्तर प्रदेश रीजन के अंदर जो है डेवलप हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो विच रिलीजन इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन मथुरा स्कल्पचर्स, यानी नॉट पूछा जा रहा है यहाँ पर। जो है एस्पिरेंट को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है कि आप एस्पिरेंट जो है नॉट पढ़ना भूल जाते हैं या तो उसको ध्यान से नहीं पढ़ते जिसकी वजह से उनका जो है एक मार्क्स कट जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि विच रिलीजन इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन मथुरा स्कल्पचर्स, यानी जो है मथुरा स्कल्पचर में कौन सा रिलीजन इंक्लूड नहीं था। तो जो ऑप्शन है बुद्धिज़्म, ऑप्शन बी जैनिज़्म, ऑप्शन सी हिंदुज़्म, ऑप्शन डी इस्लाम। तो इसका जो सही जवाब है जो रिलीजन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में इंक्लूड नहीं था वो इस्लाम था। इस्लाम में जो है स्कल्पचर्स को आइडोलेटरी को जो है मान्यता नहीं दी जाती। बाकी के जितने बुद्धिज़्म जैनिज़्म और हिंदुज़्म थे इसके अंदर जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को उसके जो स्कल्पचर जो है उसमें बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि मथुरा आर्ट इज़ ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विथ, यानी मथुरा आर्ट जो है किससे कॉन्ट्रास्ट था। एक जो है ऑप्शन है मुगल आर्ट, ऑप्शन बी राजपूत आर्ट, ऑप्शन सी गंधारा आर्ट और ऑप्शन डी चोला आर्ट। तो सही जवाब जो है गंधारा आर्ट से इन्फ्लुएंस होकर, यानी गंधारा आर्ट के बहुत सारे निशानात जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स मथुरा आर्ट, के नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो है करेक्टली कौन सा डिस्क्राइब होता है। तो ऑप्शन ए रियलिस्टिक एंड हेलेनिस्टिक, ऑप्शन बी सिम्बॉलिक एंड स्पिरिचुअल, ऑप्शन सी अब्स्ट्रैक्ट एंड मॉडर्न, ऑप्शन डी पर्शियन इन्फ्लुएंस। तो इसका सही जवाब जो है सिम्बॉलिक एंड स्पिरिचुअल था, यानी जितने भी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के इमेजेस थे, जितने भी स्कल्पचर्स थे वो सिम्बॉलिक थे और स्पिरिचुअल थे और जिस तरह बुद्धा के जो है इनर कामनेस पर जो है उस पर काम किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 द पैट्रोनेज ऑफ मथुरा आर्ट वाज मेनली ड्यूरिंग, यानी जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को जो पैट्रोनेज मिला वो किसके पीरियड में था। ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी कनिष्का, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी हर्षा। तो मेन जो सही जो जवाब है कनिष्का के पीरियड में, कुषाण किंग कनिष्का के पीरियड में इसको पैट्रोनेज मिला। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी स्टेटमेंट जो है करेक्ट पूछा गया है कि कौन सा जो है इसके अंदर स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन है मथुरा आर्ट अवॉइडेड ह्यूमन इमेजेस ऑफ बुद्धा, यानी अवॉइडेड का जहाँ पर भी लफ्ज़ आए जो वर्ड आए तो आप समझ लें कि मथुरा आर्ट में जो है ह्यूमन इमेजेस को जो है अवॉइड नहीं किया गया। ऑप्शन बी मथुरा आर्ट यूज्ड फॉरेन मटेरियल्स, इस तरह का कुछ भी जो है फॉरेन मटेरियल्स का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पर जो है लोकल सोर्स रेड सैंडस्टोन था, जहाँ पर जिसे हमने पढ़ा था कि सिकरी माइन से जो है इसको जो रेड सैंडस्टोन था वहाँ से माइन करके वहाँ के पत्थर निकाल कर इमेजेस बनाए जाते थे। ऑप्शन सी मथुरा आर्ट कंट्रीब्यूटेड टू आइडल वर्शिप और नंबर डी मथुरा आर्ट डेवलप इन साउथ इंडिया, मथुरा आर्ट साउथ इंडिया में डेवलप नहीं हुआ बल्कि
नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ है, तो इसका सही जवाब है मथुरा आर्ट कंट्रीब्यूटेड आइडल वर्शिप, यानी आइडल वर्शिप की जो शुरुआत हुई है वो जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से शुरू हुई, और इसी तरह से यक्षा और यक्षनीस को इन्होंने जो है इन्फ्लुएंस करके वहाँ से जो है आइडल वर्शिप की शुरू हुई। यहाँ तक हमारी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की जो है क्लास थी। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम जो है इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह से अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है वो जो है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, तो उसे बहुत जल्द जो है आपकी खिदमत में हाजिर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।